Hello and welcome to Hope to Shanti Yadav. This is full course on Indian economy, Unit 2, lecture number 4. तो नोटबुक में लिखिए यूनिट 2 लेक्चर 4 बैंकिंग एंड फाइनेंस और सब हेडिंग डालिए मनी मार्केट। तो हम यूनिट 2 लेक्चर नंबर 4 तक आ गए हैं। लेक्चर नंबर 3 तक आपको सब कुछ क्लियर है या नहीं, कमेंट बॉक्स में लिखिए यस और नो। पहली यूनिट क्लियर है, दूसरी यूनिट के लेक्चर 3 तक आपको सब कुछ क्लियर है या नहीं, कोई भी डाउट हो तो जरूर पूछिएगा। अब न्यूज़पेपर में बहुत वेरियस टर्म्स आते हैं रिलेटेड टू बैंकिंग एंड फाइनेंस, वो हमको बहुत परेशान करते हैं भाई। आज उन सभी टर्म्स को एकदम इजी वे में हम समझ लेंगे विथ एग्जांपल। क्या क्या समझेंगे आज कि सरफेसी एक्ट क्या है, सिविल क्या है, स्टैंडर्ड एसेट क्या होते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होते हैं, सब स्टैंडर्ड एसेट क्या होते हैं, लॉस एसेट क्या होते हैं, राइट ऑफ क्या होता है, स्ट्रेस्ड एसेट क्या होते हैं, प्रोविजनिंग फॉर लोन्स क्या होती हैं एंड ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम क्या होती है। ये सारे टर्म्स वन बाय वन करके न्यूज में आते ही रहते हैं। स्ट्रेस एसेट क्या होता है, एनपीए तो बहुत बार आता है, आप बहुत बार पढ़ चुके होंगे इसको, लेकिन आज इन सभी टर्म्स को एकदम इजी वे में हम समझेंगे। उससे पहले इस कार्टून को वॉच कीजिए, ये समझ अभी नहीं आएगा मे बी। ये भाई साहब स्ट्रेस टेस्ट करने आए हैं बैंक का, और ये बैंक से पूछ रहे हैं कि यू डोंट लुक सो हेल्दी, आप बहुत ज्यादा हेल्दी नहीं दिख रहे हैं। तो बैंक कह रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ क्रैक इज दैट, किस तरह का क्रैक है ये। इज इट नॉन परफॉर्मिंग एसेट, इज इट सब स्टैंडर्ड एसेट, इज इट लॉस एसेट, ये है किस टाइप का क्रैक। ठीक है, तो हम ये सब जानेंगे तो ये ऑटोमेटिकली हमको समझ आ जाएगा। ये मेरा चैनल है होप तो शांत यादव। अगर आपको चैनल में जितना कंटेंट है अच्छा लग रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही हैं, तो लाइक जरूर कीजिए वीडियोस को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे कनेक्ट हो सकते हैं पीडीएफ के लिए, और वहां पर हमने क्विज भी स्टार्ट किया है, तो वहां पर आप कनेक्ट हमसे जरूर हुई। ये यूपीएससी डेडिकेटेड इंस्टाग्राम चैनल है, यहाँ पर भी कनेक्ट हो सकते हैं आप, मेरे पर्सनल चैनल पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। सबकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी आपको समझ नहीं आ रही, कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा, या किसी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन में आपको प्रॉब्लम है, या कोई आपको ऐसी दुविधा है रिलेटेड टू कैरियर, तो आप मुझसे कनेक्ट जरूर हो सकते हैं। तो आइए इन सब जगह पर मुझसे कनेक्ट होइए और अपने क्वेश्चंस को पुटअप कीजिए। सरफेसी एक्ट 2002 ये है क्या, तो हेडिंग डालिए सरफेसी एक्ट 2002 और फुल फॉर्म लिखिए सेक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। ये हम सब कुछ लिखवाएंगे आपको वन बाय वन, अपनी नोटबुक में लिखिएगा आप, लेकिन पहले हम समझेंगे हर चीज को, हम पहले समझेंगे इजी वे में, फिर हम कुछ भी नोट डाउन करेंगे। सरफेसी एक्ट 2002, किसी भी एक्ट को लाने की कुछ वजह जरूर होती है, बिना वजह के कोई एक्ट नहीं आता है, तो कुछ प्रॉब्लम रही होगी तभी सरफेसी एक्ट की जरूरत पड़ी होगी। ठीक है, हम लॉजिकल वे में एकदम स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी की तरह ऊपर चलेंगे। ठीक है, सरफेसी एक्ट की लाने की क्या वजह थी, ये जब आपको समझ में आएगा, जब आपको प्रॉब्लम समझ में आएगी। तो पहले प्रॉब्लम समझते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसका नाम है राम। ये राम जी एसबीआई बैंक की तरफ अप्रोच किए फॉर द पर्पज ऑफ लोन, इनको लोन चाहिए था। तो एसबीआई ने कहा ठीक है हम आपको लोन देंगे, और एसबीआई ने क्या किया, इनको लोन लैंड कर दिया, लेकिन इनसे कहा कि आप कुछ सिक्योरिटी के रूप में रखिए, जिसे हम कोलेट्रल बोलते हैं। तो राम भाई साहब ने कुछ ना कुछ सिक्योरिटी के रूप में रख दिया कि अगर मैं लोन ना दे पाऊं तो ये सिक्योरिटी है। आप बैंक अपनी सिक्योरिटी रखता है ना, कोलेट्रल के रूप में कुछ ना कुछ लेता है आपसे जब आपको लोन देता है कि मे बी यू डिफॉल्ट। तो इन केस ऑफ राम कुछ ना कुछ सिक्योरिटी बैंक ने रख ली और बैंक ने राम को लोन दे दिया। अब राम को मंथली इंस्टॉलमेंट पे करनी है, जिसे हम ईएमआई बोलते हैं, अपने लोन को रीपे करने के लिए। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ कि राम भाई साहब बैंकरप्ट हो गए, उनका दिवालिया घोषित हो गया, और वो उनके पास कोई भी कैश नहीं है, कोई भी पैसे नहीं है बैंक को रीपे करने के लिए, तो वो डिफॉल्ट कर जाएंगे। दैट मीन्स कि वो अपना लोन रीपे नहीं कर पाएंगे। इन दैट केस एसबीआई क्या कर सकता है, जो राम भाई साहब ने ये कोलेट्रल रखा है उसको ओपन मार्केट में सेल करके जितना भी पैसा मिलेगा लोन की रिकवरी कर सकता है एसबीआई। तो एसबीआई क्या करेगा, भाई साहब ने जो भी कोलेट्रल रखा है उसको बेचकर जितना भी पैसा आएगा अपने लोन की रिकवरी में लगा सकते हैं। ये प्रोसेस समझ में आया या नहीं? आपने लोन लिया, आप वापस नहीं कर पाए, तो जो आपने चीज गिरवी रखी थी वो बैंक ने उसको बेच दिया, और जितने भी पैसे आए उससे उससे आपने लोन की रिकवरी कर ली। इतना चीज क्लियर है या नहीं?
जब ये एक्ट 2002 सरफेसी एक्ट 2002 नहीं था तो प्रॉब्लम ये थी कि एसबीआई को जब ये कोलेट्रल बेचना होता था उसे कोर्ट की परमिशन चाहिए होती थी। तो एसबीआई कोर्ट के पास अप्रोच करता था फॉर द परमिशन टू सेल दिस कोलेट्रल। और आपको कोर्ट की हालत पता है, इतने केसेस पेंडिंग हैं कि अगर ऑन एन एवरेज एक केस को निपटाने के लिए 11 साल चाहिए। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो पेंडिंग केसेस को केवल, अगर कोई भी नया केस रजिस्टर्ड ना किया जाए, केवल पेंडिंग केसेस को अगर हमको निपटाना हो तो हमको कम से कम 400 साल लग जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा, लॉ कमीशन कह रहा है। तो पेंडिंग हालत बहुत बुरी है कोर्ट्स की हालांकि। तो इसीलिए अगर एसबीआई कोर्ट के पास परमिशन के लिए जाएगा तो उनका भी केस पेंडिंग रहेगा और इस वजह से इस लोन की रिकवरी होने में देरी होगी, जिसकी वजह से एसबीआई अपने लोन को रिकवर नहीं कर पाएगा और एसबीआई को लॉस होने लगेगा। और मे भी ऐसा हो सकता है कि एक दिन बैंकरप्ट हो जाए एसबीआई, ऐसा ही चलता रहे तो, है ना। तो बैंकिंग सिस्टम बहुत ही वीक था। क्यों वीक था? क्योंकि आपने जो गिरवी रखा उसको बेचने के लिए बहुत टाइम लग रहा है कोलेट्रल को, तो लोन की रिकवरी बहुत लेट हो रही है। देन आया एक महारथी जिसका नाम था सरफेसी एक्ट 2002 और इस एक्ट ने समीकरण सभी बदल दिए। इस एक्ट ने कहा कि यार बैंक तुम बेचो, कोलेट्रल को बेचो विदाउट परमिशन ऑफ द कोर्ट। कोर्ट की परमिशन लेने की जरूरत ही नहीं है, आप बस बेच डालो इसको। लेकिन थोड़ी सी शर्त है, बेचने से पहले जिस दिन इस व्यक्ति ने ईएमआई देना बंद किया, आप इसको एक 60 दिन का नोटिस सर्व करो, 60 डेज का नोटिस दो कि आपने लोन का रीपेमेंट करना क्यों बंद कर दिया, रीपेमेंट कीजिए, इसको 60 दिन की नोटिस दीजिए। और उसके बाद आप क्या कीजिए, इस कोलेट्रल को ओपन मार्केट में बेचने के लिए लगा दीजिए कि कौन कौन इंटरेस्टेड है, ये नोटिस जारी कीजिए और फिर आप बेच सकते हैं विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ द कोर्ट। लेकिन बस शर्त क्या है, सरफेसी एक्ट ने क्या कहा कि 60 डेज का नोटिस जरूर दीजिए इस व्यक्ति को। सर अब क्या होगा, बैंक विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट इस कोलेट्रल को बेचकर लोन का रिकवरी कर सकता है ना। तो सरफेसी एक्ट ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो सरफेसी एक्ट लाने की वजह क्या थी, ये प्रॉब्लम। तो एक्ट पढ़ने से पहले ये समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्या है सिस्टम में, उस एक्ट की जरूरत क्यों है, यही जरूरत है और एक्ट ने इसी का सॉल्यूशन दिया। अब क्या होगा इस केस में, पहले केस में क्या था कि एसबीआई को कोर्ट जाना पड़ रहा था, और इस केस में अब क्या होगा, राम भाई साहब को जाना पड़ेगा कोर्ट में। अगर राम भाई साहब कह रहे हैं कि हमारा कोलेट्रल क्यों बेच रही है बैंक, तो राम को कोर्ट में अप्रोच करना पड़ेगा। तो कोर्ट क्या कहेगा, सर आपको 60 डेज की नोटिस दी थी ना, आपने क्यों नहीं उसका जवाब दिया। तो इस समय जो जाएगा व्यक्ति वो है राम। उस समय कौन परेशान होता था, बैंक। तो बैंकों के पास ये पावर हो गई है, सरफेसी एक्ट ने ये पावर दी है कि आप विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ द कोर्ट इस कोलेट्रल को बेचकर अपने लोन की रिकवरी कर सकते हैं। यह है सरफेसी एक्ट 2002। समझ आया या नहीं आया, आपको क्लियर हुई बात या नहीं? कमेंट बॉक्स में यस और नो लिख दीजिए। देखिए अब इसको लिखिए आप, मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूं, पर आपको लिखना है। मैंने समझा आपको पूरा दिया है, मैं हर चीज आपको पहले समझाऊंगा फिर लिखवाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है और पीडीएफ भी मैं अपलोड कर दूंगा। It is an act which for the first time empowers the bank to recover their bad debt by selling the asset of the defaulter like building, factory, etc. whatever you pledge without prior permission of the court. Main है without prior permission of the court. ठीक है, इसको लिखिए। It was a landmark legislation of the banking sector for the banking sector because it enables the bank to reduce their non-performing asset by adopting measures of reconstruction. ये हम समझेंगे, माफ कीजिएगा। और ये जो सरफेसी एक्ट है ये 3 चीजों पर अप्लीकेबल नहीं है। हम ये समझते हैं ये 3 चीजें हैं क्या, 3 लोगों पर अप्लीकेबल नहीं है। पहले लोग वो हैं जिन्होंने अनसिक्योर्ड लोन लिया है। अनसिक्योर्ड लोन का मतलब होता है सर कि आपने लोन ले लिया और आपने कुछ भी कोलेट्रल नहीं रखा, ठीक है, उसे बोलते हैं अनसिक्योर्ड लोन। तो जब भी कुछ भी कोलेट्रल नहीं रखा तो फिर बेचने की बात कहां से आई, तो सरफेसी एक्ट विल नॉट बी एप्लीकेबल है, यहां पे एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरा, अगर आपने 1 लाख से कम का लोन लिया है तब सरफेसी एक्ट विल नॉट बी एप्लीकेबल। तो 1 लाख से नीचे का लोन है तो भी आपका एप्लीकेबल नहीं है। और तीसरा, अगर आपने जितना भी लोन लिया है अगर आपने उसका 80% पे कर दिया है या 80% से ऊपर पे कर दिया, 80% और मोर, तब आपको 20% के लिए सरफेसी एक्ट नहीं लगेगा।
है ना। तो आपका रिमेनिंग, अगर आपने 100 रुपए का लोन लिया है और 80 रुपए पे कर दिए हैं या ज्यादा पे कर दिए हैं, तो 20 रुपए से कम के लिए ये सरफेसी एक्ट यहां पर एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि सरफेसी एक्ट कह रहा है कि कोलेट्रल बेचना है विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ द कोर्ट। लेकिन किसी ने 80% आपका लोन वापस कर दिया है, तो 20% क्यों छोड़ेगा सर, वो भी वापस करेगा। मैं समझाऊंगा कि वो 20% क्या, वो एक पैसे भी नहीं छोड़ेगा, पूरे ही वापस करके मानेगा, आगे समझेंगे। लेकिन 3 चीजों में सरफेसी एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। अनसिक्योर्ड लोन, 1 लाख तक का लोन अगर हो, और यह तो जितना भी अमाउंट है उसका 80% उन्होंने पे कर दिया। लिखिए, दिस डज नॉट अप्लाई टू अनसिक्योर्ड लोन्स बिलो ₹1 लाख और वेयर रिमेनिंग डेट इज बिलो 20% ऑफ द ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट। लिखिए इस बात को, पॉज करके सब चीजें लिखिए आप। हैंड रिटन नोट्स लिखना बहुत जरूरी है। मैं एकदम ऑफलाइन क्लास की तरह आपको इसीलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि आपके दिमाग में एकदम छप जाए और ये कॉन्सेप्ट आपको इतनी बारीकी से क्लियर हो जाए कि आपको कोई कभी भी पूछ ले आपको पता होना चाहिए, ठीक है, स्टोरी की तरह आपको याद हो जाए। आइए समझते हैं सिबिल क्या है। सिबिल का फुल फॉर्म क्या है? क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, ये है लोगो। क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, सिबिल। ये सब हम लिखेंगे, पहले समझेंगे कि सिबिल है क्या। सिबिल जब नहीं था तब क्या होता था ये समझते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है, ये एसबीआई के पास गया और इन्होंने एसबीआई से लोन ले लिया, मान लीजिए 10 करोड़ रुपए का, ठीक है, और उन्होंने 4 करोड़ रुपए वापस किए एसबीआई को और 6 करोड़ रुपए का डिफॉल्ट कर गया मे बी, ठीक है। एसबीआई के पास गया, अब इसके पास पैसे नहीं है क्योंकि, तो ये किसके और के बैंक के पास जा सकता है, मान लीजिए आईसीआईसीआई बैंक के पास पहुंच गया, वहां से भी इन्होंने लोन ले लिया और थोड़ा बहुत वापस किया, यहां पे भी डिफॉल्ट कर गए। हो सकता है वो तीसरे बैंक के पास भी चले जाएं, एचडीएफसी के पास, वहां से भी इनको लोन मिल जाए और ये इनकी कैपेसिटी नहीं है वापस करने की, लेकिन सभी बैंकों से जाकर लोन ले रहे हैं आदमी। और सभी बैंक लोन दे क्यों रहे हैं ये समझने वाली बात है, क्योंकि जब भाई साहब ने एसबीआई के साथ डिफॉल्ट किया तो आईसीआईसीआई को पता ही नहीं था कि इन्होंने एसबीआई से लोन लिया है और उस पर इन्होंने डिफॉल्ट कर दिया। अगर किसी के बैकग्राउंड के बारे में आपको पता हो कि ये व्यक्ति लोन वापस ही नहीं करता है तो कोई इसको लोन क्यों देगा अपना। लेकिन एसबीआई वाले लोन के बारे में आईसीआईसीआई को नहीं पता है, तो आईसीआईसी भी उसके लिए नया है, तो आईसीआईसी ने लोन दे दिया। और एचडीएफसी को भी नहीं पता है कि इन दोनों के साथ डिफॉल्ट कर चुका है, तो एचडीएफसी को भी नहीं पता है, तो एचडीएफसी ने लोन दे दिया। इससे क्या होगा, सभी बैंकों से ये लोन लेने में लोन ले सकेगा और सभी में डिफॉल्ट कर देगा। तो क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा कि सारे बैंकिंग जितने बैंक से सारे बेचने की कगार पे आ जाएंगे, सारे पूरा बैंकिंग सेक्टर ही एकदम वीक पड़ जाएगा। ये बात है या नहीं? तो अगर इस हाथ से काम कर रहे हैं, इस हाथ को पता नहीं चल रहा, तो बहुत दिक्कत वाली बात है। क्यों? क्योंकि अगर एसबीआई से आप लोन ले रहे हैं, डिफॉल्ट कर रहे हैं, तो आईसीआईसीआई को पता होना चाहिए और इस व्यक्ति को कहीं भी किसी भी और जगह किसी भी और बैंक से लोन नहीं मिलना चाहिए। इसके लिए आया सिबिल। क्या आया भाई साहब? सिबिल। सिबिल क्या करेगा? अब सुनिएगा आराम से। इस व्यक्ति ने मान लीजिए एसबीआई से लोन लिया, ठीक है, एसबीआई से लोन लिया और एसबीआई ने इसको लोन वापस लोन दे दिया, 10 करोड़ का लोन दे दिया मान लीजिए। अब इस व्यक्ति को ईएमआई भरना है। ईएमआई क्या होता है? बेसिकली प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। यानी अगर 10 करोड़ का लोन है और 12 करोड़ तक का पूरा अमाउंट है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट और 12 महीने में पे करना है, 12 मंथ में, तो हर एक महीने में 1 करोड़ रुपए पे करना है। समझ रहे हैं इस बात को? तो 12 महीने में अगर 12 करोड़ रुपए पे करने हैं प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिलाकर, तो हर महीने में कुछ ना कुछ प्रिंसिपल और कुछ ना कुछ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। इसको हम क्या बोलते हैं? मंथली इंस्टॉलमेंट, ईएमआई, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। अब जो ईएमआई से पे करनी है, मान लीजिए इस व्यक्ति ने, अब सुनिएगा समझिएगा, इस व्यक्ति ने पहले मंथ पे कर दी, दूसरे मंथ पे कर दी, तीसरे मंथ ये पे नहीं कर पाया किसी भी वजह से, मान लीजिए अप्रैल में ये पे नहीं कर पाया, तो बैंक इससे पूछेगा, नोटिस भेजेगा कि भाई क्यों नहीं पे किया आपने। तो इस व्यक्ति ने कहा कि सर क्योंकि मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, अभी थोड़ी सी मंदी चल रही है और मैं अभी पैसे नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि अप्रैल के बाद में जो महीना आता है मई, इसमें मैं क्या करूंगा, अप्रैल की इंस्टॉलमेंट में पे कर दूंगा और मई की भी इंस्टॉलमेंट पे कर दूंगा, ठीक है। तो 2 मंथ की इंस्टॉलमेंट एक साथ पे कर दूंगा। तो एसबीआई ने कहा ठीक है,
एज फ्यूचर इज अनसर्टेन, कुछ भी हो सकता है, चलिए कोई बात नहीं, आपके साथ अभी पैसे नहीं हैं तो आप मई में पे कर दीजिएगा। लेकिन सर मई में क्या हुआ, इस व्यक्ति की हालत कुछ सुधरी नहीं और मई में इस व्यक्ति ने क्या कहा, समझिएगा, राम राम नाम का व्यक्ति, राम ने ये क्या कहा कि सर मैं जो है प्रिंसिपल अमाउंट नहीं पे कर पाऊंगा अभी, यानी जो अप्रैल में जो प्रिंसिपल अमाउंट है और मई का जो प्रिंसिपल अमाउंट है, ये दोनों प्रिंसिपल अमाउंट पे नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं अभी क्या करता हूं, इंटरेस्ट पे जरूर कर सकता हूं, इंटरेस्ट पेमेंट कर सकता हूं। ठीक है, तो एसबीआई ने कहा ओके ठीक है, अभी हालत खराब है तो कोई बात नहीं, आप पे कर दीजिए। तो उन्होंने मई में इंटरेस्ट पे कर दिया। फिर आया जून, जून में भी इन्होंने इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट सारे पे कर दीजिए, तीनों महीने के इक्वल कर लिया, बैलेंस कर लिया। ठीक है, और जून के बाद जुलाई अगस्त सितंबर, अब ये धीरे धीरे पे करता रहा, अपने जो भी इंस्टॉलमेंट है वो पे करता रहा। ठीक है, एक्चुअली ये आदमी कर क्या रहा है, ये डिफॉल्ट नहीं कर रहा है पर डिले कर रहा है ना। फिर से समझ लेते हैं, अगर समझ नहीं आया तो एक बार फिर से समझते हैं क्या हुआ। इस व्यक्ति ने डिफॉल्ट नहीं किया, डिले किया। मान लीजिए जो इंस्टॉलमेंट 10 अप्रैल को पे करने वाले थे वो, अब समझिए इस बात को, इस व्यक्ति को जो मान लीजिए इंस्टॉलमेंट 10 अप्रैल को पे करनी थी, उसने 25 अप्रैल को की। इसको ऐसे समझिए, इस व्यक्ति को जो इंस्टॉलमेंट 10 अप्रैल को पे करनी थी उसने 25 अप्रैल को पे की। फिर जो 10 मई को पे करनी थी उसने 25 मई को पे की। एक्चुअली ये व्यक्ति डिफॉल्ट नहीं कर रहा है सर, क्या कर रहा है, डिले कर रहा है। और डिले क्यों कर रहा है, क्योंकि इसके पास पैसे नहीं होते 10 अप्रैल को, तो जब पैसे आते हैं तब ये पे करता है। तो डिफॉल्ट करने का जो पहला साइन है वो है डिले। डिले इज द फर्स्ट साइन ऑफ डिफॉल्ट। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डिले अगर करेगा तो वो डिफॉल्ट पक्का करेगा ही करेगा, लेकिन कोई व्यक्ति डिले कर रहा है तो कुछ कारण जरूर है, इस वजह से डिले कर रहा है वो। तो डिले इज द फर्स्ट साइन ऑफ डिफॉल्ट, कि मे बी ये व्यक्ति डिफॉल्ट कर जाए इन फ्यूचर। समझ रहे हैं इस बात को। तो डिफॉल्ट, डिले इज द फर्स्ट साइन ऑफ डिफॉल्ट। तो अब एसबीआई क्या करेगा, ये जो बैंक एसबीआई है, जैसे ही आप लोन लेते हैं, जैसे ही आपने लोन लिया तो एसबीआई क्या करता है, एक इंफॉर्मेशन, जो आपकी इंफॉर्मेशन होती है, पैन कार्ड, आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका लोन का अमाउंट, इस सब की इंफॉर्मेशन एक इंस्टीट्यूट को भेजता है जिसका नाम है सिबिल। जिस दिन आपने बैंक से लोन लिया उस दिन सिबिल में आपका एक अकाउंट ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है कि आपने इतने करोड़ रुपए का लोन लिया है या इतने लाख रुपए का लोन लिया है, और आपको 900 पॉइंट मिल जाते हैं आउट ऑफ 900। तो ये क्रेडिट पॉइंट्स होते हैं जो आपको सिबिल, जैसे ही आपने लोन लिया आपको एक पॉइंट देता है, 100% पॉइंट, 900 आउट ऑफ 900। ठीक है, जब आप ऐसे डिले करते हैं, जैसे 15 दिन के डिले कर दिया, तो 15 दिन के डिले के लिए मान लो उन्होंने 2 पॉइंट रखे हैं, तो यानी 30 पॉइंट। तो 30 पॉइंट क्या करेगा, सिबिल इसमें से कट कर देगा और आपके कितने पॉइंट्स हो जाएंगे, 870 आउट ऑफ 900 इन द फर्स्ट मंथ ऑफ अप्रैल। तो अप्रैल के मंथ में आपके पॉइंट्स घट जाएंगे 30, और आपने अगर फर्दर डिले किया तो आपके पॉइंट्स कटते रहेंगे। ठीक है, ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही। तो सिबिल के पास जिस समय आप लोन लेंगे उस समय पूरी इंफॉर्मेशन जाएगी आपकी, इतने लाख का रुपए इतना एसबीआई से लिया है आपने, और ये बात है। तो सिबिल क्या करेगा, आपको पूरे पॉइंट्स पहले 900 में 900 पॉइंट्स देगा, जिसे हम क्रेडिट पॉइंट्स कहते हैं। और जैसे आप डिले करते रहते हैं तो उस पेनल्टी के हिसाब से सिबिल क्या करता है, आपके स्कोर को, क्रेडिट स्कोर को कम करता रहता है। और यदि आप डिफॉल्ट कर गए इन फ्यूचर, तो यहां पर क्रेडिट पॉइंट के साथ एक टैग भी लग जाता है डिफॉल्टर का। समझ रहे हैं इस बात को, तो इस चीज को समझिए। तो सिबिल ने क्या किया, आपको पॉइंट्स दिए और आपके ऊपर अगर आपने डिफॉल्ट किया तो डिफॉल्टर का टैग लगा दिया। अगर ये आदमी जैसे पिछली बार एसबीआई के पास गया था, उसके बाद किसके पास गया था, आईसीआईसीआई के पास। अगर ये आईसीआईसीआई के पास गया और कहा कि मुझको 10 करोड़ रुपए का लोन चाहिए सर, तो आईसीआईसीआई पहले सिबिल को ये इंफॉर्मेशन भेजेगा कि मुझको ये बताइए इस व्यक्ति का क्या कोई अकाउंट खुला है, किसी भी बैंक अकाउंट, किसी भी बैंक में जहां पर इसने लोन लिया है। तो सिबिल क्या बोलेगा, यस सर इसका एक अकाउंट है, ये इसने एसबीआई से इतने लाख रुपए का लोन लिया था और इसने इतने लाख रुपए के लोन में इतना रुपए रीपेमेंट किया है और इसने डिफॉल्ट कर दिया है। अगर उसने डिफॉल्ट कर दिया है तो आईसीआईसीआई क्या करेगा, इंफॉर्मेशन इससे लेगा कि ये डिफॉल्टर है। तो जैसे ही आईसीआईसीआई को पता चलेगा कि ये डिफॉल्टर है तो ये इस व्यक्ति को कहेगा, सॉरी सर
आई विल नॉट लेंड यू अ सिंगल, मतलब एक पैसा भी मैं आपको रुपए नहीं दूंगा, एक पैसा भी नहीं दूंगा आपको, और आपको मैं लोन नहीं दे सकता। आईसीआईसीआई को क्यों पता चला कि लोन नहीं देना है इसको? क्योंकि सिबिल ने इंफॉर्मेशन दी। तो आईसीआई ने सिबिल से पूछा कि शुड आई, मतलब आप इसका बैकग्राउंड मुझको भेजिए, तो बैकग्राउंड चेक किया उन्होंने और पता चला कि ये डिफॉल्टर है। तो आईसीआईसीआई कह रहा है कि सर पहले आप एसबीआई का पूरा लोन भरिए, तब आपको लोन मिलेगा। पहले आप वहां पर अकाउंट अपना सेटल कीजिए, जीरो कीजिए, तब आपको मिलेगा। या मान लीजिए इस व्यक्ति ने डिफॉल्ट नहीं किया, इसने लोन रीपे किया है, लेकिन इसका क्रेडिट स्कोर जो है मान लीजिए 600 के लगभग है, 900 में। तो बैंकों का कुछ क्राइटेरिया होता है कि एक पॉइंट के ऊपर अगर उनका क्रेडिट स्कोर है तो वो अच्छा कस्टमर मानते हैं उसको, कि इसको लोन देना ठीक है, ये वापस कर देगा, देर ही सही पर वापस कर देगा। लेकिन अगर 600 से 650 से नीचे स्कोर है, अगर उसका किसी का 450 है 900 में, तो उसको क्रेडिट स्कोर की वजह से लोन नहीं मिलेगा, उसको बैड कस्टमर की तरह बैंक ट्रीट करेगा और उसको लोन कोई भी बैंक नहीं देगा, क्योंकि हर बैंक सिबिल से इसकी इंफॉर्मेशन जरूर चेक करेगा। तो एक स्कोर है 600 650, उसके बाद ही बैंक जो है, उस क्रेडिट स्कोर के होने के बाद ही बैंक आपको लोन देगा, और डिफॉल्टर का टैग नहीं होना चाहिए आपके साथ। तो सिबिल क्या कर रहा है कि अगर एक बैंक से आपने डिफॉल्ट किया है या आपने रीपेमेंट में बहुत लेट किया है, तो दूसरा बैंक आपको लोन नहीं देगा। इससे क्या होगा कि आप सभी बैंकों से लोन नहीं ले पाएंगे और सभी के साथ डिफॉल्ट नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से जो बैंक का जो लोन है, जो असेट है, वो डिक्रीज नहीं होगा। उसकी वजह से फाइनेंशियल सेक्टर, जो बैंकिंग सेक्टर है, वो स्ट्रांग रहेगा। समझ आ रही है नहीं बात? तो सिबिल ने क्या किया सर, सिबिल ने एक आपको क्रेडिट स्कोर दिया और डिफॉल्ट का साइन दिया। मान लीजिए कि आपके पास 450 आउट ऑफ 900 आपका क्रेडिट स्कोर है, आप डिफॉल्टर नहीं है, लेकिन आपने जो आपका 450 है, आपने सभी लोन वापस कर दिया है, बस ये था कि आपने डिले किया है, इसलिए आपके पेनल्टी कट कट के 450 आपके पास क्रेडिट स्कोर बचा है। तो आप क्या कर सकते हैं सर, आप डिफॉल्टर नहीं है, आप गुड कस्टमर हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको किसी और बैंक से लोन लेना है, आप अपना क्रेडिट स्कोर परचेज भी कर सकते हैं। माफ कीजिएगा, आप अपना क्रेडिट स्कोर परचेज भी कर सकते हैं सिबिल से। यानी कुछ पेनल्टी आप देंगे, सिबिल को कुछ रुपए देंगे, और सिबिल क्या करेगा, इस स्कोर को बढ़ा देगा। लेकिन अगर आपके पास डिफॉल्टर का साइन है, तो सिबिल कोई भी स्कोर आपको नहीं देगा, और कितना भी पैसे आप दीजिए सिबिल को, वो आपका डिफॉल्टर का साइन नहीं हटाएगा। तो अगर डिफॉल्टर हैं आप, तो आपको पूरा पैसा देना ही पड़ेगा, तभी आपको किसी और बैंक से लोन मिलेगा। लेकिन अगर आपका स्कोर कम है, किसी वजह से डिले हो गया था, आपके पास बाद में पैसे आ गए थे और आपने पूरा पे कर दिया था, तो सिबिल क्या करेगा, आपसे कुछ पैसे लेके आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ाकर जितना भी आप खरीदना चाहेंगे उतना खरीद के आपको दे सकता है, ताकि आपको बैंक अच्छा कस्टमर मान के किसी और बैंक से आपको लोन मिल सके। तो सिबिल का काम समझ में आ रहा है आपको? सिबिल क्या है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी है। कैसी कंपनी है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन। तो जो भी व्यक्ति क्रेडिट लेगा किसी भी बैंक से, उसकी इंफॉर्मेशन पूरी सिबिल को होगी। अगर वो डिफॉल्ट करता है तो कोई और बैंक लोन नहीं देगा। अगर क्रेडिट स्कोर एक लिमिट से कम है, तो या तो वो क्रेडिट स्कोर परचेज करे, तब उसको सही कस्टमर माना जाएगा, और नहीं परचेज कर रहा है, अगर एक लिमिट के कम है, तो उसको लोन नहीं मिलेगा। मान लीजिए आपने बैंक का, अगर आपने 100 रुपीज लोन लिया है और आपने 1 रुपए वापस नहीं किया है, 1 रुपए भी अगर वापस नहीं किया है सर, अगर एक पैसा भी नहीं वापस किया है, तो भी बैंक आपका डिफॉल्टर का टैग लगा देगा कि इसने 1 रुपए वापस नहीं किया है। तो आप सोचते होंगे 1 रुपए ठीक है यार, 1 रुपए में क्या है, चलो नहीं दिया तो नहीं दिया। लेकिन सर गलती मत कीजिएगा, अगर 1 रुपए भी नहीं देंगे आप, पूरा अगर नहीं दिया, एक पैसा भी छोड़ दिया आपने, तो आपके ऊपर डिफॉल्टर का साइन लग जाएगा और आपको कभी भी किसी बैंक से लोन नहीं मिलेगा। तो बैंक को पूरा लोन वापस कीजिए, 1 रुपए की जगह 2 रुपए दे दीजिए और कहिए कि रखो मौज काटो, लेकिन डिफॉल्ट मत करिए। समझ रहे हैं? डिले हो जा रहा है तो कोई बात नहीं, आप परचेज कर सकते हैं क्रेडिट स्कोर। डिले, क्योंकि आपने डिले के केस में आपने लोन पूरा रीपे किया है, लेकिन डिले हो गया है, तो कोई बात नहीं, लेकिन डिफॉल्ट मत कीजिएगा। सिबिल के पास सारी इंफॉर्मेशन रहेगी। किसी भी एक बैंक से आपने लिया तो किसी और बैंक से कभी जिंदगी में ले नहीं पाएंगे, वो आपको लोन देंगे ही नहीं, क्योंकि वो सारी इंफॉर्मेशन चेक करेंगे सिबिल से। तो जब भी आप लोन लेंगे, आपका अकाउंट तुरंत ओपन हो जाएगा सिबिल में। तो सिबिल समझ में आया? बैंकिंग सेक्टर को स्ट्रांग बनाने के लिए सरफेसी एक्ट एंड सिबिल बहुत इंपॉर्टेंट साबित हुए।
Credit Information Company founded in August 2000. CIBIL collects and maintains records of an individual payment pertaining to loans and credit card. These records are submitted to CIBIL by member bank and credit institution on a monthly basis. This information is used to create credit information report and credit score, which are provided to the credit institutions in order to help evaluate and improve loan application. ठीक है, तो लोन की एप्लीकेशन तभी पास करेंगे जब आपका सिबिल के साथ स्कोर बढ़िया होगा और आप डिफॉल्टर नहीं होंगे। और जब से सिबिल का इंसेप्शन हुआ है तब से सिबिल ने बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले किया है इंडिया के बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम में। ये पूरी इंफॉर्मेशन नोट डाउन कीजिए अपनी नोटबुक में फटाफट, पूरा बेहतरीन लिख कर लाए हैं आपके लिए, एक एक चीज क्लियर होगी। इस आप अगर भूल भी गए कॉन्सेप्ट भूलिएगा नहीं, भूल भी गए तो आप इसको पढ़ने के बाद आपको पूरा याद आ जाएगा। ठीक है, तो सरफेसी एक्ट और सिबिल ने बहुत ही अच्छी बुनियाद स्ट्रॉन्ग कर दिया फाइनेंशियल बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम को। ये क्लियर है नहीं? इतनी चीज क्लियर है तो आगे बढ़े। सिबिल एंड सरफेसी एक्ट 2002। सिबिल कब आया था? 2000 में, अगस्त 2000 में, और उसके बाद आया था सरफेसी एक्ट। सरफेसी एक्ट की लाने की क्या वजह थी कि जो कोलेटरल बेचना था उसमें प्रायर परमिशन ऑफ द कोर्ट चाहिए थी, अब नहीं चाहिए होगी। और सिबिल को लाने की क्या वजह थी कि सब बैंक से जाके लोन ले लोगे तो सब किसी को पता ही नहीं होगा कि किससे ले लिया है तुमने। उससे क्या होगा कि सबसे डिफॉल्ट कर दोगे तो एक साथ सब बैंक ठप पड़ जाएंगे। तो एक सिबिल आया जो आपकी इंफॉर्मेशन रखता है और सब बैंक को, जितने भी मेंबर बैंक है, सबको इंफॉर्मेशन देता है कि ये डिफॉल्टर नहीं है, इसको आप लोन दे सकते हैं, ये डिफॉल्टर, इसको लोन मत दीजिएगा। ठीक है, तो ये समझे आप या नहीं? सिबिल क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड के बारे में। आगे बढ़े, आइए जो बाकी टर्म्स है उनको समझते हैं। सरफेसी समझ में आ गया, सिबिल समझ में आ गया। स्टैंडर्ड असेट क्या होते हैं? नॉन परफॉर्मिंग, सब स्टैंडर्ड, लॉस, राइट ऑफ, स्ट्रेस, प्रोविजनिंग फॉर लोन्स, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम, सब कुछ समझते हैं वन बाय वन विद एग्जांपल। असेट को क्लासिफाई किया कैसे किया जाता है? पहले ये समझना होगा कि असेट क्यों कहा जा रहा है, असेट होते क्या है। सर मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि व्हाट आर लायबिलिटीज एंड व्हाट आर असेट। क्या बताया था मैंने आपको? बैंक की लायबिलिटी क्या है? ये एसबीआई बैंक है, इसकी लायबिलिटी क्या है? जो लोग ने, जो डिपॉजिटर हैं, उनने अपना पैसा यहां पे जमा करवाया है, तो जितना भी पैसा डिपॉजिटर ने जमा करवाया है, बैंक की लायबिलिटी है, यानी उसका उत्तरदायित्व है कि उसको इंटरेस्ट के साथ इनको वापस करे। जो आपका नहीं है वो आपका उत्तरदायित्व है, क्योंकि वो किसी और का है तो उसको वापस करने का है ना। तो बैंकों का ये डिपॉजिटर का पैसा बैंकों का पैसा नहीं है ना, बैंकों को वापस करना है उनको इंटरेस्ट के साथ। इसलिए बैंकों को डिपॉजिटर जितने भी पैसा देते हैं वो बैंक की लायबिलिटी है। लेकिन बैंक के पास जब एक बार पैसा आ जाता है डिपॉजिटर का, वो बैंक का पैसा हो जाता है। और बैंक जब किसी को लोन देता है, किसी भी व्यक्ति को, बड़े बिजनेसमैन को लोन दे दिया, ये जब भी उसने लोन दिया तो बैंकों ने अपनी चीज किसी को लोन में दी। अब इस व्यक्ति का, जो बिजनेसमैन है, इसका ये लायबिलिटी है कि इसको वापस करे, क्योंकि बैंक का ये क्या है? असेट है। तो जो आपका है वो असेट है, जो किसी और का है तो आपकी लायबिलिटी है अगर आपने उससे लिए वापस करने की। तो लोन आपने किसी से लिया तो आपकी लायबिलिटी बनती है कि उसको वापस करें। लेकिन आपने किसी को लोन दिया तो ये आपका असेट है, समझ रहे हैं? आपको वापस लेना है। ये समझ आ रहे हैं? असेट समझ में आया? क्योंकि हर जगह स्टैंडर्ड असेट, नॉन परफॉर्मिंग असेट, असेट की बात करेंगे। तो ये जो बैंक लोन देते हैं, जो उनका असेट होता है, उसको हम कैसे क्लासिफाई करते हैं? तो लोन क्या है? बैंकों ने लोन दिया तो बैंक का लोन क्या है? असेट है। इतनी चीज समझ आ रही है आपको? अब एसेट को अगर हमको क्लासिफाई करना है तो हम उसके रीपेमेंट स्टेटस पे जाएंगे कि इस रीपेमेंट स्टेटस का मतलब ये होगा कि इस लोन को वापस कैसे किया गया है, इसका स्टेटस कैसा है। इसके क्लासिफिकेशन की वजह से, रीपेमेंट स्टेटस के क्लासिफिकेशन के टर्म्स में अगर देखा जाए तो असेट ऑफ द बैंक को क्लासिफाई किया गया है स्टैंडर्ड असेट, नॉन परफॉर्मिंग असेट, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल, लॉस असेट। ये असेट की क्वालिटी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, हम समझेंगे कैसे क्लासिफाई किया गया है और ये है क्या। और बैंक शुड रिपोर्ट दीज फिगर्स ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट टू द रीजनल ऑफिस ऑफ द रिजर्व बैंक एट द एंड ऑफ ईच ईयर विद इन 2 months फ्रॉम द क्लोज ऑफ द ईयर इन द प्रिस्क्राइब्ड प्रो फॉर्मा। ये समझ आ रहा है कि एसबीआई को, अगर एसबीआई ने कुछ एनपीए हैं तो हर साल के 2 महीने पहले आरबीआई को सब बताना पड़ता है। आप समझते हैं कि एसेट को क्लासिफाई किया गया उनके रीपेमेंट स्टेटस की वजह से और इन चीजों में क्लासिफाई किया गया। तो वन बाय वन समझते हैं ये है क्या। स्टैंडर्ड असेट क्या होते हैं? देखिए सर,
स्टैंडर्ड असेट, स्टैंडर्ड नाम से समझ में आ रहा है कि इनको पूरी तरह से वापस कर दिया गया है। तो बैंक ने किसी को लोन दिया, इस व्यक्ति को दिया, मुच्छड़ आदमी को। इस व्यक्ति ने अपने बैंक को पूरा ईएमआई मंथली इंस्टॉलमेंट 1 बाय 1 करके पूरा पे कर दिया और कुछ भी डिफॉल्ट नहीं किया। तो अगर 10 करोड़ रुपए लोन लिया तो 10 करोड़ रुपए का लोन इंटरेस्ट के साथ वापस कर दिया। ये ऐसे एसेट को बोलते हैं स्टैंडर्ड असेट। तो स्टैंडर्ड असेट इज वन विच डज नॉट डिस्क्लोज एनी प्रॉब्लम एंड विच डज नॉट कैरी मोर देन नॉर्मल रिस्क अटैच्ड टू द बिजनेस। सच एन असेट शुड नॉट बी एनपीए। तो ये कभी नॉन परफॉर्मिंग एसेट नहीं बन पाते। क्यों नहीं बन पाते? जब नॉन परफॉर्मिंग पढ़ेंगे तो स्टैंडर्ड अपने आप क्लियर हो जाएगा कि क्यों नहीं बन सकते। तो स्टैंडर्ड असेट क्या है? ऐसा असेट जो एकदम नॉर्मल, आपको पूरा का पूरा वापस मिल गया है, कोई रिस्क नहीं है, नॉर्मल रिस्क है और आपको पूरा रीपेमेंट मिल गया है, ऐसे एसेट को बोलते हैं स्टैंडर्ड एसेट। ठीक है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है, समझिएगा इस बात को। देखिए ये बैंक के मैनेजर हैं, एसबीआई बैंक के, और इन्होंने लोन दिया मुझको, मेरा नाम है TY तुषांत यादव, मुझको लोन दिया। ठीक है। जब इन्होंने मुझे लोन दिया तो मेरी लाइबिलिटी बनती है इनको वापस करने का, और ये लोन इनका क्या है? असेट है। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैंने इनका लोन ले लिया, और जो खर्चा था मैंने अपना जो भी इंस्टीट्यूट है, कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने की कोशिश की और वो फेल कर गया, मेरे पास कोई बच्चा नहीं आया पढ़ने, तो अब पैसे डूब गए मेरे, और मेरे पास पैसे नहीं है इनको वापस करने के। तो इनका जो असेट है, जब तक अगर मैं इनको वापस करता, मान लीजिए पहले के 2 महीने मैंने क्या किया, इनकी ईएमआई भरी। तो पहले क्या हो रहा है, जब तक मैं ईएमआई भर रहा हूं, यानी जो इसका असेट है बैंक का, वो एसेट परफॉर्म कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो इंटरेस्ट कमा कर दे रहा है। समझिए इस बात को। आपने किसी को घर दिया और रेंट पे दिया और पैसे मिल रहे हैं जब तक, तो आपका जो घर असेट है वो आपको कुछ ना कुछ कमा के दे रहा है। दैट मीन्स योर असेट इज परफॉर्मिंग। लेकिन जैसे ही रेंट देना बंद कर दिया, या मैंने जैसे ही ईएमआई देना बंद कर दी, इनका जो असेट था वो परफॉर्म करना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि अब इंटरेस्ट में दे ही नहीं रहा। तो ऐसे असेट को क्या बोलेंगे? नॉन परफॉर्मिंग असेट। क्या बोलेंगे सर? नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एनपीए। एनपीए आर दोज असेट जिनको वापस नहीं करता है वो जो लेता है, और उसकी वजह से वो असेट जो होते हैं वो परफॉर्म नहीं कर पाते। दैट्स व्हाई दे आर नॉन परफॉर्मिंग एसेट। परफॉर्म करने का मतलब है कि इंटरेस्ट आ ही नहीं रहा, ना प्रिंसिपल अमाउंट आ रहा, ना इंटरेस्ट आ रहा है ना। तो आपने कुछ चीज दी, उसका कुछ आ नहीं रहा क्योंकि वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। बैट्समैन गया बैटिंग करने और वो 0 पे आउट होके चला आया, परफॉर्म ही नहीं कर पाया, नॉन परफॉर्मिंग, है ना। तो ऐसे असेट को बोलेंगे नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एनपीए। सर क्या है एनपीए? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। क्या है? एन एसेट बिकम्स नॉन परफॉर्मिंग व्हेन इट सीज टू जनरेट इनकम फॉर द बैंक। लिखिए इस बात को, जब वो इनकम, बैंक के लिए कोई इनकम नहीं जनरेट कर पाता, ऐसे एसेट को बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट कब बनेगा, इस चीज को हम समझते हैं। देखिए अब टेक्निकल समझते हैं थोड़ा सा। सेम व्यक्ति है जिसका नाम है राम और उन्होंने एसबीआई भाई साहब से लोन लिया। हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबको लोन दे देता है। एसबीआई से लोन लिया, मान लीजिए 10 करोड़ का लोन लिया, और इसकी ईएमआई पे करनी है, अरे माफ कीजिएगा, ईएमआई पे करना है, जो कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। मान लीजिए इंटरेस्ट 10 करोड़ पे 2 करोड़ का इंटरेस्ट है, तो पूरा 12 करोड़ है, 12 महीनों में पे करना है, तो मान लीजिए 1 करोड़ पर मंथ पे करना है ईएमआई। ठीक है। पहले के 2-3 महीने मैंने पे किया, ठीक है। उसके बाद अप्रैल का मंथ आया, मैं ईएमआई नहीं पे कर पाया, तो मैं ईएमआई यहाँ पर नहीं पे किया, 1 करोड़ रुपए मैंने नहीं पे किया। तो बैंक ने मुझको नोटिस भेजा कि भाई साहब आपने ये ईएमआई पे नहीं की अप्रैल वाली, कुछ कारण है क्या इसका? तो मैंने कहा कि हाँ अभी पैसे नहीं है हमारे पास, थोड़ा सा मंदी चल रही है ना। लेकिन मैंने उनसे कहा कि ऐसा है सर, मैं मई में मैं दोनों महीने का आपका पैसा वापस कर दूंगा। तो बैंक ने कहा ठीक है। लेकिन जब मई का महीना आया तो भी मेरे पास पैसे नहीं थे, सम रीजंस की वजह से। तो मैंने मई में बैंक को कहा, एसबीआई को कहा कि सर ऐसा कीजिए, मैं अभी आपको प्रिंसिपल अमाउंट वापस नहीं कर सकता, लेकिन जो 2 मंथ का इंटरेस्ट है केवल, मैं वो अभी पे कर दे रहा हूं। ठीक है, इंटरेस्ट पे कर दे रहा हूं।
तो बैंक ने कहा ओके, जब आपके पास पैसे आ जाएंगे तब अगले महीने आप सब तीनों महीने का प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट जो उस महीने का होगा वो पे कर दीजिएगा। तो मैंने कहा ठीक है। मई के बाद आया जून। सर जून में मैं फाइनेंशियली बैंकरप्ट हो गया, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मैंने जो कोचिंग इंस्टीट्यूट या राम ने जो कोचिंग इंस्टीट्यूट खड़ा किया था वो नहीं चल पाया, और उसने जो लोन लिया था सब कुछ डूब गया जून में। उसके पास कोई भी रुपए नहीं है जिसकी वजह से वो लोन रीपे कर सके। तो जून में क्या होगा, ना ही मैं प्रिंसिपल अमाउंट दे पाऊंगा, ना ही इंटरेस्ट दे पाऊंगा, और जो पहले का प्रिंसिपल है वो भी नहीं दे पाऊंगा। कहने का मतलब ये होगा जून में कि सर जून में ऐसा हुआ मेरे साथ कि मैंने बैंक को लोन देने से, लोन वापस करने से मना कर दिया। मैंने कहा कि अब नहीं दे सकता, जो करना है कर ले। तो बैंक ने कहा ठीक है सर, अब नहीं दे सकते हैं तो क्या कर सकते हैं। तो अगर ऐसी चीज हुई कि आपने अप्रैल मई जून 3 यानी 90 डेज तक आपने 90 डेज आपने जिस दिन ईएमआई देना बंद की उसके 90 डेज तक आपने कोई ईएमआई पे नहीं की या प्रिंसिपल अमाउंट या इंटरेस्ट पे नहीं किया, तो वो सिंबल क्या है कि आप डिफॉल्ट करने वाले हैं। और डेफिनेटली आप डिफॉल्ट कर सकते हैं, बिल्कुल, यस और नो। तो 90 डेज का क्राइटेरिया है, अगर आपने 90 दिनों तक कोई भी रिटर्न नहीं किया इन द फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट 90 डेज तक, तब ऐसे असेट को बोलेंगे नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ऐसा नहीं है कि आपने ईएमआई 1 महीने नहीं दी तो उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट करने लगेगा बैंक, नहीं। 90 दिन का टाइम मिलेगा, 90 दिनों के बाद अगर आपने नहीं दिया, 90 दिनों तक आपने नहीं दिया, तो 90 दिनों के बाद वो बैंक के जो असेट होंगे उनको बैंक क्या बोलने लगेगा कि ये परफॉर्म नहीं कर पा रहे, इनको नॉन परफॉर्मिंग एसेट की कैटेगरी में डाल दीजिए। तो ऐसे एसेट को बोलेंगे नॉन परफॉर्मिंग एसेट। क्लियर है। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट परफॉर्म नहीं कर रहे हैं इसलिए वो इनकम जनरेट नहीं कर रहे हैं बैंक के लिए, और 90 दिनों तक वो क्या हुआ, नॉन परफॉर्मिंग, उन्होंने पैसे वापस नहीं किए, प्रिंसिपल अमाउंट इंटरेस्ट वापस नहीं किया, तो वो क्या हो गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ये समझ आई बात या नहीं। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या है कि जब जिस दिन ईएमआई रोकी उसके 90 दिनों तक उसने 3 महीने तक पैसे नहीं दिए। ठीक है, देखिए, अ लोन हुज इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल हैव रिमेन्ड ओवरड्यू फॉर अ पीरियड ऑफ 90 डेज दस कंसिडर्ड एज एनपीए। तो जब उनका 90 डेज का ओवरड्यू हो जाएगा तब उसको बोलेंगे नॉन परफॉर्मिंग एसेट। और ओवरड्यू का मतलब क्या होता है कि जहां पर लोन इज नॉट पेड बाय द ड्यू डेट फिक्स्ड बाय द बैंक। तो अगर 10 अप्रैल को देना है तो 10 अप्रैल को आप नहीं दे पाए तो आप ड्यू डेट से आगे चले गए तो ओवरड्यू हो गए। ठीक है, तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट समझ आया नहीं आया। स्टैंडर्ड एसेट क्या है, आपने प्रिंसिपल भी दिया, इंटरेस्ट भी दिया, आप एकदम सेफ आदमी हैं, आपने सब कुछ वापस कर दिया। तो स्टैंडर्ड एसेट कभी भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन ही नहीं सकते। क्यों नहीं बन सकते सर, बात सीधी सी है कि नॉन परफॉर्मिंग इसलिए बन सकती क्योंकि वो एसेट, स्टैंडर्ड एसेट हर समय परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन नॉन परफॉर्मिंग एसेट परफॉर्म ही नहीं कर रहे हैं, तो कभी नहीं बन सकते। क्लियर हुई बात या नहीं क्लियर हुई। जब भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ेगा, यानी बैंकों के एसेट परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, इनकम जनरेट करके नहीं दे रहे हैं, तो सर बैंकों की हालत तो यही होगी। और बैंक के पास कौन है, ये डिपॉजिटर है। बैंक की लाइबिलिटी है कि डिपॉजिटर को पैसा वापस करे, लेकिन बैंक जो लोन देता है उसमें जो इंटरेस्ट कमाता है, जो वो गैप रहता है, उससे अपनी भी भरपाई करता है और डिपॉजिटर को भी पैसा देता है। पढ़ा था ना हमने पिछली क्लास में, तो उसको भी पैसा मिलने में तकलीफ होगी, तो बैंकरप्ट भी हो सकता है बैंक, है ना। नॉन परफॉर्मिंग एसेट समझ आया या नहीं आया। इस केस में सर एक चीज और हो सकती है, पर हम इस केस को आगे समझेंगे कि और भी क्या चीजें हो सकती हैं जून के बाद। अभी हम समझते हैं सब स्टैंडर्ड एसेट क्या है। जब तक, अब इस चीज को समझने के लिए एक हम चार्ट देखते हैं, ये सारी चीजें समझ आ जाएंगी। तो स्टैंडर्ड एसेट क्या है सर, कि आपने सब कुछ वापस कर दिया, प्रिंसिपल इंटरेस्ट, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है, डजंट डिस्क्लोज एनी प्रॉब्लम विच डज नॉट कैरी मोर देन नॉर्मल रिस्क। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आपने सब कुछ वापस कर दिया। नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या था कि आपने इंटरेस्ट या जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है वो लास्ट 90 डेज, यानी जिस दिन आपने बंद किया ड्यू डेट के बाद आपने 90 दिनों तक प्रिंसिपल या इंटरेस्ट कुछ पे नहीं किया, इसकी वजह से क्या हुआ, वो एसेट जो होगा वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाएगा। और अगर वो एसेट जो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट की कैटेगरी में अगर 12 महीने तक रहेगा, 12 मंथ तक अगर नॉन एनपीए बन के रहा, उसको बोलेंगे सब स्टैंडर्ड एसेट। अगर वो एनपीए रहा 12 मंथ के लिए तो उसको बोलेंगे सब स्टैंडर्ड एसेट। और अगर 12 महीने तक सब स्टैंडर्ड एसेट रहा तो उसको बोलेंगे डाउटफुल एसेट, कि अब तो डाउट है
अब तो वापस नहीं मिलेंगे। तो भैया 12 महीने तक तो तुमने मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट हुआ तो 3 महीने तक पे नहीं किया, 3 महीने के बाद 12 महीने तक नॉन परफॉर्मिंग एसेट बना रहा, यानी तब भी तुम पे नहीं किए, तुम्हारा असेट जो है परफॉर्म अभी भी नहीं कर रहा था क्योंकि तुम लोन रीपे नहीं कर रहे थे, तो वो सब स्टैंडर्ड असेट हो गया कि अब स्टैंडर्ड असेट नहीं रहा, ये सब स्टैंडर्ड हो गया। और अगर सब स्टैंडर्ड असेट में भी 12 महीने तक रहा हो, तुमने कुछ भी पे नहीं कर रहे हो, तो वो डाउटफुल असेट की ये वापस आएगा। अब नहीं लगता कि ये आदमी लोन रीपे करेगा, डाउटफुल असेट। और उसके बाद फाइनल क्या है, वो कभी नहीं मिलेगा, और लॉस असेट। तो लॉस इज आइडेंटिफाइड बाय द बैंक, इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिटर्स और आरबीआई इंस्पेक्शन, बट द अमाउंट हैज नॉट बीन रिटन ऑफ होली। तो पूरी तरह से अमाउंट को रिटन ऑफ ना किया जाए, उसके पहले उस असेट को बोलेंगे लॉस असेट। हम समझाएंगे राइट ऑफ क्या होता है, रिटर्न ऑफ क्या होता है, हम सब समझाएंगे। पहले आपको ये बताइए सब स्टैंडर्ड समझ में आया या नहीं। सब स्टैंडर्ड असेट क्या है, 12 महीनों तक एनपीए होना चाहिए। सब असेट वुड बी वन विच हैज रिमेन्ड एनपीए फॉर अ पीरियड लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ। लिखिए इस बात को। Such an asset will have well-defined credit weakness that jeopardize the liquidation of the debt and are characterized by the distinct possibility that the bank will sustain some losses if deficiencies are not corrected. तो लॉस हो जाएगा अगर सब स्टैंडर्ड असेट में है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि अब तो डिफॉल्ट, फिर डाउटफुल असेट होगा, फिर लॉस हो जाएगा। तो डाउटफुल क्या है, 12 महीने तक अगर सब स्टैंडर्ड की कैटेगरी में रहा, जस्ट ऊपर वाली कैटेगरी में रहा 12 महीने तक, तो डाउटफुल असेट हो जाएगा। ठीक है, फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 12 मंथ। तो ये सब मैं आपके लिए लगा के लाया हूं, पढ़ने के लिए नहीं, मैं अपने लिए ये मैं आपके लिए लगा के लाया हूं, ताकि आप नोटबुक में ये चीजें नोट कीजिए, जब भी आपको रिवाइज करना हो तो एक बार पढ़ेंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा आपका। समझा मैंने दिया आपको डाउटफुल क्या होता है, लॉस असेट क्या होता है। ठीक है, समझ आ गया आपको। लॉस असेट को हमेशा रिटन ऑफ करते हैं, राइट ऑफ करते हैं, ये हम पढ़ेंगे राइट ऑफ क्या होता है। ठीक है, और राइट ऑफ कैसे करते हैं ये भी हम पढ़ेंगे। उससे पहले पढ़ते हैं कुछ चीजें। एनपीए आप जान गए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होते हैं। मैंने आपको एग्जांपल क्या दिया था, वो अप्रैल मई जून। तो भाई साहब ने जून तक पैसे नहीं दिए थे, जून में मई में कहा था कि इंटरेस्ट पे कर दूंगा, प्रिंसिपल अमाउंट पे नहीं कर पाऊंगा। अप्रैल का भी प्रिंसिपल अमाउंट पे नहीं किया था, मई का भी प्रिंसिपल अमाउंट नहीं किया था, लेकिन मई में इन दोनों का प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट अमाउंट पे करने की बात की थी। ये हमने पढ़ा था राम भाई साहब के बारे में। जून में क्या हुआ, भाई साहब ने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है एक भी, लेकिन सर आप एक काम कर सकते हैं, आपने मुझे 10 करोड़ का लोन 9% पे दिया था, 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट आप चार्ज कर रहे थे। ऐसा कीजिए आप 9% चार्ज ना करके 6% चार्ज कर लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो मे भी मैं पूरे पैसे आपके वापस कर सकूं, है ना। तो मैं इंस्टॉलमेंट 6% के हिसाब से पे कर पाऊंगा, जितनी भी होगी मैं 12 महीनों में पे कर दूंगा। लेकिन क्या शर्त क्या है सर मेरी, कि मैं 9% के हिसाब से आपको लोन वापस नहीं कर पाऊंगा। तो अगर बैंक ये बात मान जाता है कि चलो ठीक है 6% पे आप दे देना, इसको बोलते हैं रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स। क्या बोलते हैं सर, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन। रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन का मतलब कि जो स्ट्रक्चर था लोन का, कि 10 करोड़ 9% पे दे रहे हैं इतने सालों के लिए, वो अब स्ट्रक्चर चेंज हो गया। क्यों, क्योंकि अब 6% पे वही लोन हम दे रहा है बैंक, तो इसलिए रीस्ट्रक्चरिंग हो गई लोन्स की, इसलिए बोलेंगे रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स। अगर नहीं माना तो बैंक इसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित कर देगा, क्योंकि 90 दिन का पीरियड खत्म हो गया है। समझ रहे हैं। तो अगर बैंक नहीं माना कि 9% पे नहीं मान सकते भैया, हम 6% पे नहीं मान सकते, हमको 9% पे ही चाहिए, तो बैंक, आप कहेंगे कि हम दे ही नहीं सकते, आपको जो करना है कर लो, तो बैंक क्या करेगा, उस एसेट को क्या करेगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट की कैटेगरी में डाल देगा। लेकिन अगर बैंक ने 6% कर लिया तो उसको क्या बोलेगा बैंक, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स। तो रीस्ट्रक्चरिंग समझ में आई, रीस्ट्रक्चरिंग क्या होती है, बिल्कुल करेक्ट। तो आपको एनपीए समझ आ गया, रीस्ट्रक्चरिंग समझ में आ गया। ठीक है, अब एक चीज और समझ लेते हैं यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो राइट ऑफ वाली चीजें, जो प्रोविजनिंग होती है और राइट ऑफ क्या होता है, यहीं पे समझेंगे तो वहां पर क्लियर हो जाएगा। जो मैंने लिख के लाया हूं आपके लिए वो भी क्लियर हो जाएगा। राइट ऑफ क्या होता है एंड प्रोविजनिंग क्या होती है भाई, पहले समझते हैं प्रोविजनिंग। तो बैंक का बैलेंस शीट होती है, आप जानते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है, या असेट एंड लाइबिलिटी, असेट इस साइड, लाइबिलिटी इस साइड। लाइबिलिटी क्या होती है, जो डिपॉजिटर के पैसे हैं वो लाइबिलिटी में आएगा, जो बैंक ने लोन दिया है वो असेट में आएगा। ठीक है, मान लीजिए बैंक ने एक साल में 1 लाख तक का लोन दे दिया। ठीक है, 1 लाख का लोन दिया है,
तो बैंकिंग में या अकाउंटिंग में एक प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल क्या है सर, कि अगर जो आपको लॉस होने वाला है, यानी आज अगर आपको लॉस नहीं है तो कोई बात नहीं, आज अगर आप बैलेंस शीट बना रहे हैं अप्रैल के मंथ में और 3 4 5 महीने बाद आपको लगता है कि कुछ लॉस होने वाला है, उस लॉस को आप बैलेंस शीट में पहले दिखाएंगे। तो उस समय दिखाना पड़ेगा, बैलेंस शीट जब बना रहे हैं उस समय आपको लॉस हुआ नहीं एक्चुअल में, लेकिन आप सोच रहे हैं कि 5 6 7 8 महीने बाद मुझको इतना लॉस हो जाएगा, तो बैलेंस शीट में उतना लोन लॉस लिखना पड़ेगा। तो मान लीजिए बैंक ने लिखा कि 500 1 लाख करोड़ की बात करते हैं, 1 लाख करोड़ की, तो 1 लाख करोड़ का लोन दिया है बैंक ने और 500 करोड़ रुपए का उसने कहा है कि मुझको 500 करोड़ रुपए एक साल में इतने का नुकसान हो जाएगा, इतना मेरा लॉस होने की प्रोबेबिलिटी है। तो बैंक जब फाइनेंशियल ईयर में, यानी जब अप्रैल में बना के अगर ये बना रही थी कि इतने लाख रुपए का, इतने करोड़ का मुझे लोन देना है और इतने करोड़ तक का मुझे लॉस हो सकता है फ्यूचर में, बैंक ने उस समय शो किया अकाउंट में अपने 500 करोड़ का लोन, 500 करोड़ का लॉस। तो लॉस को सर अकाउंटिंग में पहले शो करते हैं, और मे भी बैंक जो है बहुत रेवेन्यू कमाएगा बाद में, प्रॉफिट जो भी होगा, जितना भी रेवेन्यू कमाएगा, जब वो कमा लेगा तब जब बैलेंस शीट बनाएगा तब उसको बाद में शो करेगा। सर इन सिंपल लैंग्वेज, लॉस को पहले शो करते हैं बैलेंस शीट में जब लॉस होता ही नहीं है, अगर नहीं हुआ होता है पहले शो कर देते हैं कि मानो इतना हो जाएगा, एस्टिमेटेड है, लेकिन रेवेन्यू जब एक्चुअल हो जाता है तब शो किया जाता है। इतना अकाउंटिंग प्रिंसिपल समझ में आया नहीं? अब यहीं पे समझिएगा सर। तो एक मिनट, लेट मी तो मान लीजिए 1 लाख करोड़, सही लिखा मैंने, 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ का लोन बैंक देगा एक पर्टिकुलर ईयर में, और बैंक उस समय जब लोन देने की सोच रहा है तो उस समय ये जब बैलेंस शीट बना रहा है तो लॉस जिस समय हुआ भी नहीं है, लेकिन उस समय बैंक ये सोच रहा है कि मुझको 500 करोड़ रुपए तक का लॉस हो जाएगा। अरे क्यों सर? क्योंकि अगर 100 लोग कस्टमर को अगर लोन देंगे तो 1 2 3 4 लोग तो डिफॉल्ट कर ही जाएंगे सर, ठीक है, ये नॉर्मली होता है। तो बैंक क्या करता है, कुछ अमाउंट जो होता है वो लॉस का पहले लिख लेता है, ठीक है। तो आप कितने बचेंगे? 99 500 करोड़ रुपए का, अगर देखा जाए एवरेज तो ये निकल के आएगा, माइनस करेंगे तो 99 500 करोड़ रुपए तक का उनको ये पता होगा कि इतने बचेंगे, 500 करोड़ रुपए तक का लॉस होना तय है। सर ये जो 500 करोड़ रुपए लिखा है इसको बोलते हैं प्रोविजनिंग। प्रोविजनिंग का मतलब ये होता है कि आपने एक प्रोविजन बनाया है लॉस का, यानी आपको अपने एस्टिमेट किया है कि मे भी इतना हो जाए, मे भी एक्चुअली इतना ना हो, 500 से कहीं कम हो या कहीं ज्यादा हो जाए, लेकिन आपने एक प्रोविजन किया है कि मे बी लॉस इतने का हो जाए। इस जो ये प्रोविजन है इसको बोलते हैं प्रोविजनिंग, ठीक है। प्रोविजनिंग समझ में आ गया? प्रोविजनिंग क्या होता है, हर साल बैलेंस शीट बनाता है बैंक, अपने लोन बताता है कि इतने हमारे पास असेट है, क्योंकि लोन जो है उसका असेट है, और इतने का प्रोविजन है, यानी इतने में भी एक साल डाउन द लाइन हमको इतना घाटा हो जाए, इतने का लॉस झेलना पड़ जाए, इतना पैसा वापस ना आए, इस बात को बोलते हैं प्रोविजनिंग। राइट ऑफ क्या है ये समझते हैं। प्रोविजनिंग समझ गए? मान लीजिए इस साल में, मान लीजिए हम 2017-18 की बात कर रहे हैं, 2017-18 में 1 लाख करोड़ का लोन बैंक ने दिया और बैंक ने प्रोविजन में रखा कि 500 करोड़ रुपए तक का लॉस हमको हो सकता है। लेकिन मान लीजिए बैंक को लॉस हो गया 800 करोड़ रुपए का, ठीक है, लेकिन लास्ट में तो बैंक को क्या दिखाना पड़ेगा, 99 500 करोड़, क्योंकि बैलेंस शीट में क्या लिख के आएगा, इसको माइनस करेंगे तो इतना का ही तो बचेगा, 99 500 करोड़। तो सर 800 करोड़ का लॉस बैंक हुआ है, यानी जिसमें 99 500 करोड़ में 300 करोड़ रुपए का अभी भी इसमें बैड असेट है। बैड असेट क्यों है? क्योंकि एक्चुअल में आपके पास 99 500 करोड़ रुपए नहीं है, 800 करोड़ रुपए का लॉस हुआ एक्चुअल में, तो आपके पास एक्चुअल में क्या सर, 300 करोड़ रुपए 99 500 करोड़ रुपए में और भी ज्यादा बैड डेट है, ठीक है। मान लीजिए अगले साल क्या हुआ, इसको रब कीजिए, अगले साल 2018-19 में क्या हुआ आपके साथ कि बैंक ने सेम चीज की, बैंक ने फिर से 1 लाख करोड़ का लोन बैंक ने दिया और बैंक ने प्रोविजनिंग इस बार रखा 1500 करोड़ का, मान लीजिए, और 1500 करोड़ में क्या हुआ, बैंक ने जो एस्टिमेट किया था 1500 करोड़, इस 1500 करोड़ में एक्चुअल लॉस इतने का ना होके 2000 करोड़ का लॉस हो गया। लेकिन जब बैंक शो करेगा तो कितना आएगा यहां पर, माइनस कीजिए, 98 500,
ठीक है, 98,500 करोड़ रुपए। तो 98,500 करोड़ जो होगा ये बैंक दिखाएगा, लेकिन इस 98,500 करोड़ में सर 500 करोड़ रुपए का तो बैड डेट अभी भी है, यानी 500 करोड़ का इसमें है और 300 करोड़ इसकी वजह से है, तो 800 करोड़ रुपए का बैड डेट अभी भी है। कहने का मतलब हर साल क्या होगा, प्रोविजनिंग के हिसाब से जो आपने लोन डिसाइड किया है, मे भी उससे ज्यादा हो जाए, मे भी उससे कम हो जाए। अगर ज्यादा हो गया तो जो आप शो कर रहे हैं बैलेंस शीट में, वो शो ना हो कि वो एक्चुअल में जितना दिख रहा है वो उतना है नहीं, उसमें भी कुछ इंक्लूड है बैड डेट। जैसे कि इस 99,500 करोड़ में 300 करोड़ रुपए का बैड डेट है। समझ रहे हैं इस बात को? इन सभी डेट को, ये जो बैड डेट है, तो कोई अगर ऊपर से इंस्पेक्शन करने आएगा तो कहेगा बैंक की बैलेंस शीट तो बहुत अच्छी है, बहुत कम लॉसेस हैं यहाँ पर, लेकिन एक्चुअल लॉसेस इसमें भी 300 करोड़ के हैं, है ना? इस बात को समझिए। इसको तो देख ही नहीं पाएगा। अब इसको अगर देख नहीं पाएगा तो बैंक, हाँ, अगर इसको देख नहीं पाया, 300 करोड़ रुपए दिख नहीं रहा उसको, क्योंकि बैलेंस शीट में कितना दिख रहा है, 99,500 करोड़, 99,500 करोड़। तो 99,500 करोड़ के हिसाब से जो रेवेन्यू आएगा उस पे टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, लेकिन एक्चुअल में 300 करोड़ रुपए तो आपके डूब गए ना, लेकिन 300 करोड़ रुपए इसमें इंक्लूडेड है, तो इसका भी टैक्स आप दे रहे हैं, यानी आप ज्यादा टैक्स भर रहे हैं, है ना? तो बैंक क्या करेगा, जब ये अमाउंट ज्यादा हो जाएगा तो बैंक क्या करेगा, एक दिन यहां पर अपने प्रॉफिट एंड लॉस लिखता है बैंक तो लॉस में जो उसका जो लॉस हुआ है, असेट एंड लायबिलिटी लिख लीजिए आप। तो असेट में जिसका 99,500 करोड़ का असेट है, ठीक है, और उसमें 300 करोड़ बैड लोन है, मान लीजिए बैड डेट है, तो बैंक क्या करेगा, एक दिन इसको पूरा माइनस कर देगा 300। अब इसको 300 माइनस करेगा, ठीक है, 300 करोड़ रुपए माइनस किया, और उस साल मान लीजिए बैंक ने क्या किया, प्रोविजन किया 1800 रुपए का, 1800 करोड़ रुपए का, तो पूरे 2100 करोड़ रुपए का प्रोविजन रखेगा बैंक। प्रोविजन कितने का रखेगा, 2100 करोड़, जिसमें ये 300 करोड़ इस पिछले साल वाले को इंक्लूड करेगा। इस 300 करोड़ रुपए को बोलते हैं हम राइट ऑफ। राइट ऑफ का मतलब क्या हुआ, बैलेंस शीट से बाहर निकालकर फेंक देना। तो बैंक को अपने ये जो लोन असेट है उसमें से कुछ बैड असेट है जो कि वापस नहीं मिला है, लॉस हो चुका है, उसको निकालने के लिए राइट ऑफ करना पड़ता है। और राइट ऑफ कैसे करता है, बैंक का जो प्रोविजन है, जैसे उस साल अगर 1800 का प्रोविजन है तो उस साल 1800 का ना रख के 2100 करोड़ रुपए का रखेगा प्रोविजन। 300 करोड़ रुपए पहले साल का जो लॉस हो गया है उसको भी इंक्लूड कर लेगा। उसकी वजह से क्या होगा, ये 300 करोड़ रुपए बैलेंस शीट से निकलकर बाहर चला जाएगा, और जो बाकी रुपए बचेंगे उसमें बैंक को टैक्स, उसमें जो रेवेन्यू आएगा उसमें बैंक को टैक्स भरना पड़ेगा गवर्नमेंट को, जो कि 300 करोड़ रुपए का जो फालतू टैक्स भर रहे थे वो बच जाएगा। तो प्रोविजनिंग एंड आपको राइट ऑफ समझ आया या नहीं आया? प्रोविजनिंग एंड राइट ऑफ समझ आया या नहीं आया? तो अगर सर हम एनपीए, जो हमने आपको रीस्ट्रक्चर्ड लोन बताया, जो स्ट्रक्चरिंग हो जाती है, प्लस जो मैंने आपको राइट ऑफ्स बताया, अगर इन तीनों को मिला के ले लिया जाए तो इसको बोलते हैं स्ट्रेस्ड असेट। समझ आई बात या नहीं आई? तो आपको पता चल गया कितनी कैटेगरी के हैं, स्टैंडर्ड असेट, नॉन परफॉर्मिंग असेट, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल, लॉस असेट। और अगर एनपीए, रीस्ट्रक्चर्ड लोन और राइट ऑफ्स को अगर इंक्लूड कर लें, इन तीनों को जोड़ लें, तब जो असेट बोलते हैं उसको बोलते हैं स्ट्रेस्ड असेट। स्ट्रेस्ड क्यों है, क्योंकि बैंक बहुत स्ट्रेस में है, ये पैसा मिल नहीं रहा है, इसकी रीस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ी है तो कम इंटरेस्ट रेट पे मिल रहा है, और मे भी ये डिफॉल्ट कर भी जाए, हो सकता है रीस्ट्रक्चर लोन की ज्यादा प्रोबेबिलिटी डिफॉल्ट करने की, तो हो सकता है ये डिफॉल्ट कर जाए। और राइट ऑफ तो ये तो पूरा लॉस है ही है, इसकी वजह से बैंक को बहुत स्ट्रेस मिल रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे स्ट्रेस्ड असेट। क्लियर हुई बात या नहीं हुई? तो स्ट्रेस्ड असेट क्या है ये देखिए, पढ़िए इसको। स्ट्रेस असेट जो है, इंक्रीज अटेंशन, उनको बहुत ज्यादा अटेंशन मिल रही है क्योंकि हमारी एसेट की क्वालिटी बहुत ही ज्यादा डिटीरिएट यानी खराब हो रही है, ठीक है, और इसकी वजह से इंडियन बैंकिंग सेक्टर को बहुत ज्यादा बिग इकोनॉमिक रिस्क यानी बहुत बड़ा आर्थिक खतरा है। ये है क्या सर स्ट्रेस असेट? ये इंडिकेटर है बैंकिंग सिस्टम की हेल्थ का। तो कोई भी असेट, जैसे कि अगर स्टैंडर्ड असेट बैंक के पास ज्यादा है तो इसका मतलब कि बैंक की हेल्थ अच्छी है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एनपीए बहुत ज्यादा है तो बैंक की एसेट क्वालिटी बढ़िया नहीं है, बैंक की हेल्थ कमजोर है। और बैंक में अगर स्ट्रेस्ड असेट, तीनों चीज की बात कर ले, एनपीए की, रीस्ट्रक्चर लोन की, रिटर्न ऑफ एसेट्स की,
तो तब जो स्ट्रेस एसेट बनता है, अगर वो बैंक में स्ट्रेस्ड एसेट ज्यादा है तो बैंक की हेल्थ कम है। तो इंडिकेटर है साफ साफ, दोनों यूनिवर्सली कनेक्टेड है। स्ट्रेस्ड एसेट जितने ज्यादा बैंक के उतनी कम हेल्थ होगी बैंक की। ये तो वही बात हुई कि बॉडी में जितनी ज्यादा डिसीज होगी बॉडी उतनी ही ज्यादा वीक होगी। तो बैंकिंग सिस्टम उतना ही ज्यादा खोखला अंदर से होगा अगर उसमें स्ट्रेस्ड एसेट बहुत ज्यादा है। और स्ट्रेस्ड एसेट तीनों का कॉम्बिनेशन है, नॉन परफॉर्मिंग, रीस्ट्रक्चर्ड लोन एंड रिटर्न ऑफ एसेट का। समझ आई बात या नहीं? तो रीस्ट्रक्चर्ड लोन क्या होते हैं मैंने आपके लिए पूरा पूरा लिख दिया है, पढ़िए इस बात को और अपनी नोटबुक में नोट जरूर कीजिएगा। Restructured asset or loan are the asset which got an extended repayment period, या पेमेंट का पीरियड बढ़ा दे या इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस कर दे, जो कि मैंने एग्जांपल आपको इंटरेस्ट रेट वाला दिया है। कन्वर्टिंग अ पार्ट ऑफ अ लोन इनटू इक्विटी, प्रोवाइडिंग एडिशनल फाइनेंसिंग और सम कॉम्बिनेशन ऑफ दीज मेजर्स। तो कुछ भी कर सकते हैं, या तो टाइम पीरियड बढ़ा दें कि चलो 10 साल में नहीं 50 साल में दे देना, है ना। इंटरेस्ट रेट कम कर दें कि 9% नहीं 6% में दे देना। इससे क्या कर रहे हैं आप? लोन की रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, ये लिखा है यहां पर। Hence, under restructuring, a bad loan is modified as a new loan. ठीक है। A restructured loan also indicates bad asset quality of the bank. क्यों? क्योंकि उसको क्या किया गया है? रीस्ट्रक्चर्ड किया गया है। This is because a restructured loan was past NPA. तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट था ना, 3 महीने तक आपने पैसे नहीं दिए तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट बनने वाला था, लेकिन आपने किसी वजह से उसको रीस्ट्रक्चर कर दिया। इसका मतलब देने वाले की कैपेसिटी सही नहीं थी ना, वो दे नहीं पा रहा था ना, तभी तो आपको रीस्ट्रक्चरिंग की जरूरत पड़ी। दैट मीन्स दैट क्वालिटी ऑफ एसेट इज बैड or it is had been modified into a new loan, whether the borrower will repay it in the future remains a risky element. तो वो borrower जो रीस्ट्रक्चरिंग के लिए बोल रहा है, लोन्स को रीस्ट्रक्चर्ड करवा लिया है, मे भी अभी भी रिस्की है कि वो वापस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसलिए रीस्ट्रक्चर्ड लोन, इसलिए स्ट्रेस कैटेगरी में रीस्ट्रक्चर लोन को भी इंक्लूड किया गया है, एनपीओ को भी, और राइट ऑफ, वो तो लॉस है ही है क्योंकि वो एक्चुअल में लॉस हो गए हैं तो राइट ऑफ करना पड़ा, तो उनको भी इंक्लूड किया। राइट ऑफ एसेट क्या होते हैं मैंने पूरा आपके लिए लगा दिया है, इसको जरूर पढ़िएगा और नोटबुक में नोट डाउन जरूर कीजिएगा। अब हर चीज तो मैं पढ़ के सुना नहीं सकता आपको, बच्चे नहीं है ना आप सर। एनपीए क्या होता है? प्रोविजनिंग क्या होती है? प्रोविजनिंग क्या होती है सर? बैंक हैव टू सेट असाइड और प्रोवाइड फंड्स टू अ प्रिस्क्राइब्ड परसेंटेज ऑफ देयर बैड एसेट। The percentage of bad asset that has to be provided for is called provisioning coverage ratio. तो कुछ जितना भी एसेट दे रहे हैं बैंक, जैसे मैंने बताया 1 लाख करोड़ का एसेट दे रहे हैं, उसमें कुछ तो आपको लॉस के रूप में पहले शो करना पड़ेगा कि आपको इतना लॉस फ्यूचर में हो सकता है, उसको बोलते हैं प्रोविजनिंग। और ये जितना रेशियो होता है इसको बोलते हैं प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। और प्रोविजनिंग जितनी भी होगी एसेट की क्वालिटी के साथ डिफर करेगी। जैसे कि सर अगर आपने बैंक हैज टू सेट असाइड 100% लॉस एसेट, मैं आपको यहां समझाता हूं प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट। अगर जो एसेट लॉस एसेट है, मतलब जो उनका मिलेगा ही नहीं, उनकी तो 100% प्रोविजनिंग करनी पड़ती है कि पूरा का पूरा प्रोविजनिंग में डालो आप। डाउटफुल एसेट, अगर डाउटफुल है उसमें 2 कैटेगरी है। अगर अनसिक्योर्ड है तो 100% आप प्रोविजनिंग कीजिए, अगर सिक्योर्ड है तो आप डिपेंड अपॉन द टाइम पीरियड कि कितने टाइम पीरियड में उसको पे करेगा और कितने टाइम पीरियड तक ये डाउटफुल रहेगा, उसके हिसाब से आप प्रोविजनिंग कीजिए। अगर 1 साल तक डाउटफुल है तो 25% का प्रोविजनिंग कीजिए, 1 से 3 साल है तो 40% का, या 100% अगर 3 साल से ज्यादा का डाउटफुल एसेट रहा है वो। तो अगर वो एसेट 3 साल से ज्यादा डाउटफुल रहा है तो उसकी 100% प्रोविजनिंग कीजिए उस साल के बैलेंस शीट में। सब स्टैंडर्ड क्या है? अगर सब स्टैंडर्ड मतलब कि अभी एनपीए रहे हैं 12 महीने तक, इसलिए उनकी 15% जितना भी है उनके ऊपर 15% की प्रोविजनिंग कीजिए। और स्टैंडर्ड एसेट हैं तो बहुत ही कम प्रोविजनिंग, वो भी 0.25% फॉर एमएसएमई लोन्स एंड 12.4% फॉर रीस्ट्रक्चरिंग हाउसिंग सेक्टर टीजर लोन्स। तो स्टैंडर्ड एसेट की प्रोविजनिंग बहुत कम होगी क्योंकि वो स्टैंडर्ड है, और लॉस एसेट को 100% प्रोविजनिंग करना पड़ता है। बात क्लियर हुई नहीं? तो ये रहा प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो, और एसेट की क्वालिटी के साथ प्रोविजनिंग कितना करना है वो डिफर करता है। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हुई है नहीं? स्टैंडर्ड एसेट, सब स्टैंडर्ड, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, द लॉस एसेट, डाउटफुल एसेट एंड स्ट्रेस्ड एसेट, राइट ऑफ्स क्या होते हैं, प्रोविजनिंग क्या होती है, ये सब क्लियर है या नहीं? कमेंट बॉक्स में लिखिए क्लियर है या नहीं। यस सर और नो सर। अरे लिख दिया करिए, इतना तो लिखना ही है, यस और नो लिखना है। एवरीथिंग इज क्लियर तो लिख दीजिए सब कुछ क्लियर है सर।
हमें पता तो चलना चाहिए कि कोई भी डाउट है आपके पास तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें, वहां पर डाउट पूछिए डिस्कशन ग्रुप में, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। कमेंट बॉक्स में भी अपना सवाल लिखिए, जवाब आपको जरूर मिलेगा। आप समझते हैं ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम क्या है? जैसे सर कोविड का टाइम है या कोविड से पहले का जो टाइम था, उसमें क्या हो रहा था, हमारी इकोनॉमी में डिमांड उतनी ज्यादा नहीं थी। डिमांड ज्यादा नहीं थी, ठीक है, डिमांड ज्यादा नहीं थी तो रिसेशन की कंडीशन बन रही थी, इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही थी। डिमांड कम होने की वजह से जो इंडस्ट्रीज थी, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, प्रॉफिटेबिलिटी वो डिक्रीज हो रही थी। तो कोई डिमांड नहीं कर रहा है, तो जो इंडस्ट्री को प्रॉफिट मिलेगा उसकी प्रॉफिटेबिलिटी जो होगी वो कम हो जाएगी। जैसी प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी उनको लॉसेस होने लगेंगे, है ना, प्रॉफिट कम होने लगेगा या उनको लॉसेस होने पड़ेंगे, तो उनको बैलेंस शीट में अपनी लॉस दिखाना पड़ेगा, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस की बैलेंस शीट बनेगी तो कंपनी को, जो इंडस्ट्री है, मान लीजिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, उसको अपनी प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है और लॉस हो रहे हैं हमको। और जब किसी भी इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी और यदि उसने किसी बैंक से लोन लिया है, मान लीजिए टाटा मोटर्स ने एसबीआई से लोन लिया है, तो जब जैसे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई तो वो रीपे नहीं कर पाएंगे अपना लोन फॉर श्योर। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट उतना मिल नहीं रहा, तो प्रॉफिट नहीं मिल रहा, उनके पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है तो एसबीआई को लोन वापस नहीं कर पाएंगे, तो रीपेमेंट नहीं करेंगे। जब वो रीपेमेंट नहीं करेंगे तो एसबीआई का एनपीए बढ़ेगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। और नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो एसबीआई की जो एसेट की जो होती है बैलेंस शीट, लाइबिलिटी एसेट की, एसेट में वहां पर उसको लॉस शो करना पड़ेगा, ठीक है। कहने का मतलब कि टाटा मोटर्स की इंडस्ट्री में, टाटा मोटर्स की जो बैलेंस शीट में जो प्रॉब्लम हुई, उसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी जो कम हुई, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम हुई, उसकी वजह से बैंक के बैलेंस शीट में प्रॉब्लम हो गई। क्यों? क्योंकि बैंक के जो एनपीएस थे वो बढ़ने लगे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। क्यों? क्योंकि लोन को रीपे नहीं किया गया। तो इस बैलेंस शीट में भी प्रॉब्लम हो गई और इस बैलेंस शीट में भी प्रॉब्लम हो गई, इसीलिए इसको बोलते हैं ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। तो प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कंपनी विल डिक्रीज, इसलिए वो बैंकों को लोन वापस नहीं कर पाएगा, इसलिए बैंकों के नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ेंगे और बैंकों के अपने लॉस शो करने पड़ेंगे, तो उनकी बैलेंस शीट में भी प्रॉब्लम और इनकी बैलेंस शीट में भी प्रॉब्लम। इसकी वजह से क्या आ गया? ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। सर बहुत ही क्रूड वे में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं हर एक कॉन्सेप्ट, बहुत ही नॉर्मल इजी वे में, ताकि आपको जो हमारी आमतौर की जो भाषा होती है उसमें आपको समझ में आ जाए। तो बहुत ही क्रूड एग्जांपल है ना। तो प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बैंक विल डिक्रीज। क्यों डिक्रीज? क्योंकि डिमांड उतनी नहीं है इकोनॉमी में, इतनी इकोनॉमी में डिमांड नहीं, कोई डिमांड नहीं कर रहा उस प्रोडक्ट की, तो बैंक, वो कंपनी बेच ही नहीं पाएगी अपना सामान, तो उसका प्रॉफिट कम होगा, तो प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी, प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी तो बैंकों से अगर लोन लिया है तो बैंकों को वापस कर नहीं पाएगा, तो उसका एनपीए बढ़ेगा, उनका एनपीए बढ़ेगा तो उनको अपनी बैलेंस शीट में शो करना पड़ेगा और कंपनी को अपनी बैलेंस शीट में अपने लॉस शो करने पड़ेंगे, तो ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। ठीक है, तो हर एक चीज क्लियर हो गई या नहीं हो गई, मुझे बताइए आप। तो सर आज हमने काफी चीजें पढ़ी हैं। हमने पढ़ा है सिविल, सरफेसी एक्ट एंड सब स्टैंडर्ड असेट, स्टैंडर्ड असेट, नॉन परफॉर्मिंग असेट, देन डाउटफुल असेट, लॉस असेट, स्ट्रेस्ड असेट। क्या था स्ट्रेस्ड असेट? तीनों कॉम्बिनेशन, एनपीए का और रिस्ट्रक्चर लोन का एंड राइट ऑफ का। तो हमने राइट ऑफ भी समझा था, प्रोविजनिंग भी समझी थी। प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो क्या होता है? हर एक असेट के लिए उसकी क्वालिटी के हिसाब से प्रोविजनिंग अलग तरीके से होती है, ये हमने समझा। ठीक है, उसके बाद हमने समझा कि ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम क्या है। तो आज आपका हमने इतना कवर करवा दिया है, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे आगे की चीजें। तो आज के लिए इतना ही। होप तुषांत यादव ये मेरा चैनल है, अगर हमारी मेहनत आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी रीच को थोड़ा बढ़ाइए, शेयर जरूर कीजिए भाई। शेयर करेंगे तो किसी की हेल्प जरूर हो जाएगी। अगर आपको नहीं इतनी हेल्प की जरूरत है तो मे भी आपके परिचित में कोई ऐसे होंगे जिनको हेल्प की बहुत जरूरत हो, उनकी मदद आप जरूर कीजिए, है ना। तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को शेयर कीजिए। और आपको कोई प्रॉब्लम हो तो ये मेरे चैनल है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, यहां पर आइए, डाउट पूछिए, कोई भी कैसी भी दिक्कत है तो आप वहां पर मुझसे पूछ सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जाइए, सिंगल क्लिक कीजिए, आप वहां पर पहुंच जाएंगे, ज्यादा ढूंढने का बवाल नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।